स्वागत है दोस्तों आप सबका ब्लूम स्टडी सेंटर में। तो आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वो है मेजर पेपर 19, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं यूएसए का इतिहास, अमेरिका का इतिहास, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं मुख्य रूप से ये 4 टॉपिक। इससे पहले मैं आपको बता दूं एमजे 16, 17, 18 हमारा पूरा कंप्लीट है। आप जाके देख सकते हैं, एग्जामिनेशन का तैयारी कर सकते हैं। गृह युद्ध, उन्मूलनवाद और क्षेत्रवाद, मुद्दे और व्याख्याएं, रिपब्लिकनवाद का उदय और मुक्ति और लिंकन। तो इसके बारे में अभी हम लोग देखने वाले हैं विस्तार से। 4 टॉपिक है, चारों टॉपिक से हम लोग एक एक क्वेश्चन बनाया है, जो कि आपका कोई भी क्वेश्चन आए तो उससे मैच कर जाए। ठीक है, अभी आपका सिलेबस का एक तरह से मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, उसके बाद इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीवीआई क्वेश्चंस बनने लगेंगे। अमेरिकी राजनीति में, ठीक है, अमेरिका का जो राजनीति था उसमें उन्मूलनवाद और क्षेत्रवाद, इसका उदय का कारण और उसके गहन प्रभावों की विवेचना करिए। 19वीं शताब्दी के मध्य तक अमेरिका 2 स्पष्ट वैचारिक और आर्थिक ध्रुवों में विभाजित हो चुका था। जहां उत्तरी राज्य औद्योगिक प्रगति और मानवीय स्वतंत्रता उन्मूलनवाद की ओर बढ़ रहे थे, वहीं दक्षिणी राज्य अपनी पारंपरिक कृषि व्यवस्था और दास प्रथा क्षेत्रवाद को बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहे थे। इन दोनों प्रवृत्तियों के आपसी टकराव ने ही 1861 में भीषण गृह युद्ध की नींव रख दी। मतलब 2 पार्ट में बट गया। कुछ लोग उन्मूलनवाद मतलब लोगों का प्रगति इन सब के बीच में थे, उद्योग का प्रगति चाहते थे, उन्मूलन करना चाहते थे। और यहाँ पर में एक पार्टी क्या था, जो दास प्रथा को बनाए रखना चाहता था। ठीक है, जो अपना पारंपरिक कृषि व्यवस्था था उसी को करना चाहता था, तो डेवलपमेंट नहीं चाहता था ये लोग। तो 2 पार्टी हो गया। अब इनके बीच में बहस छिड़ गया। इसमें देखते हैं सबसे पहले शीर्षक क्षेत्रवाद, एक आर्थिक आधार। उत्तर और दक्षिण के बीच एक मुख्य अंतर आर्थिक था। ठीक है, अंतर आर्थिक था। उत्तरी राज्य व्यापारिक संरक्षण चाहते थे ताकि उनके कारखाने फल फूल सके, जबकि दक्षिण के कपास निर्यातक मुक्त रूप से समर्थक थे। इस आर्थिक खींचातान ने उत्तर बनाम दक्षिण की भावना को जन्म दिया। उन्मूलनवाद की बात करें, इसका नैतिक संघर्ष, तो 1830 के दशक से विलियम लॉयड गैरिसन और फ्रेडरिक डगलस जैसे विचारकों ने दासता को केवल एक आर्थिक मुद्दा नहीं बल्कि एक राष्ट्रीय पाप घोषित कर दिया। अंकल टॉम्स कैबिन जैसे उपन्यासों ने उत्तर के लोगों के मन में दासों के प्रति सहानुभूति पैदा की। आगे देखते हैं पश्चिमी विस्तार और विवाद। जैसे जैसे अमेरिका पश्चिमी की ओर बढ़ा, यह सवाल खड़ा हुआ कि क्या नए राज्य स्वतंत्र होंगे या दास। 1820 का मिसौरी समझौता, 1850 का समझौता इसी तनाव को कम करने का प्रयास था, जो कि विफल रहा। राजनीतिक अलगाव की बात करें तो क्षेत्रवाद इतना बढ़ गया कि राष्ट्रीय राजनीतिक दल जैसे विग्स टूट गए। लोग अब देश के हित के बजाय अपने क्षेत्र के हित में सोचने लगे। निष्कर्ष देखें तो अंततः उन्मूलन ने गृह युद्ध को एक नैतिक ऊर्जा प्रदान की, जबकि क्षेत्रवाद ने इसे एक भौगोलिक रूप दिया। यह स्पष्ट हो गया कि संयुक्त राज्य अमेरिका एक साथ 2 विपरीत विचारधाराओं पर नहीं चल सकता। अगला प्रश्न यहां से बनता है, अमेरिकी गृह युद्ध के प्रमुख मुद्दों। आई नो कि आपको थोड़ा बहुत इसमें डिफिकल्ट लग रहा होगा, समझ में नहीं आया, बट कोई बात नहीं, आप सब्सक्राइब करके रखिए। ये मैं अभी आपका सिलेबस से समझा रहा हूँ। इसका जब मैं क्वेश्चन बना के समझाऊंगा तो उसमें आपका छोटे छोटे फोटोज डाले हुए रहेंगे। ठीक है, उसमें अलग अलग कलर से टेक्स्ट लिखा हुआ रहेगा। अलग अलग अध्याय में बांट करके, पार्ट में बांट के मैं आपको समझाऊंगा, बिल्कुल आसानी समझ में आ जाएगा। ओके, तो अभी आप इस चीज को समझिए अच्छे से पहले, उसके बाद फिर जब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा तब आपको एक ही बार में समझ में आ जाएगा, रिवीजन भी हो जाएगा। अमेरिकी गृह युद्ध के प्रमुख मुद्दों और इसकी विभिन्न ऐतिहासिक व्याख्याओं का विस्तृत वर्णन कीजिए। इतिहासकार आज भी इस बात पर बहस करते हैं कि गृह युद्ध का असली कारण क्या था। क्या यह केवल दास प्रथा थी या इसके पीछे गहरे संवैधानिक और आर्थिक कारण छिपे थे। इस प्रश्न का उत्तर उन विभिन्न मुद्दों में निहित है जिन्होंने 1861 की विपरीत परिस्थितियों को जन्म दिया। विस्तृत शीर्षक देखें तो संवैधानिक मुद्दा, राज्यों के अधिकार। दक्षिण के नेताओं का तर्क था, क्या कहना था, कि संविधान राज्यों के बीच एक समझौता है। यदि केंद्र सरकार उनके अधिकारों जैसे कि दासता का हनन करती है तो राज्यों को संघ से अलग होने का पूर्ण अधिकार है। दासता का प्रकार, मुख्य मुद्दा केवल दासता का होना नहीं था बल्कि उसका विस्तार। उत्तर का मानना था कि यदि दासता का विस्तार नहीं रुका तो यह पूरे देश को अपनी चपेट में ले लेगा। ठीक है, आगे देखते हैं ऐतिहासिक व्याख्या। आर्थिक संघर्ष, चार्ल्स बियर्ड जैसे इतिहासकारों का मानना है कि युद्ध
द्वितीय अमेरिकी क्रांति थी, जिसमें उभरते हुए उद्योगपतियों ने पुराने जमींदारों की शक्ति को कुचल दिया। ऐतिहासिक व्याख्या की बात करें तो अपरिहार्य संघर्ष। विलियम सीवार्ड का मानना था कि दास श्रम और मुक्त श्रम दो ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो एक साथ नहीं रह सकती, इसलिए युद्ध होना निश्चित था। निष्कर्ष देखें तो गृह युद्ध की व्याख्याएं समय के साथ बदलती रही, लेकिन यह तथ्य निर्विवाद है कि युद्ध अमेरिका लोकतंत्र के ढांचे को पुनः परिभाषित करने के लिए लड़ा गया था। अगला देखते हैं रिपब्लिकन वाद के उदय की परिस्थितियों और अमेरिकी लोकतंत्र में इसके महत्व का विश्लेषण कीजिए। भूमिका पढ़े तो 1854 में रिपब्लिकन पार्टी का उदय अमेरिकी राजनीति इतिहास का सबसे सफल तीसरा दल आंदोलन था। यह पार्टी उन लोगों के गठबंधन से बनी थी जो दास प्रथा के विस्तार के सख्त खिलाफ थे। इसकी सफलता ने अमेरिका में द्विदलीय व्यवस्था को हमेशा के लिए बदल दिया। चलिए इसका टॉपिक देखते हैं, मतलब इस टॉपिक के अंदर में जो छोटे छोटे फैक्ट हैं उनको पढ़ते हैं। तो पार्टी की उत्पत्ति और कंसास नेब्रास्का एक्ट 1854 में इस कानून ने पुराने समझौतों को रद्द कर दिया और नए क्षेत्रों में दासता का द्वार खोल दिया। इसके विरोध में पूर्व विग्स और फ्री सॉइलर्स ने रिपब्लिकन पार्टी बनाई। मुक्त श्रम की विचारधारा की बात करें तो रिपब्लिकन वाद का मूल मंत्र था कि हर व्यक्ति को अपनी मेहनत का फल मिलना चाहिए। वे दासता को इसलिए भी बुरा मानते थे क्योंकि यह स्वतंत्र मजदूरों के अवसरों को खत्म कर रही थी। 1860 का ऐतिहासिक चुनाव। अब्राहम लिंकन की जीत ने यह साबित कर दिया कि अब उत्तर की जनसंख्या और आर्थिक शक्ति दक्षिण पर भारी पड़ रही है। यह चुनाव गृह युद्ध की तत्काल चिंगारी बना। पार्टी का राष्ट्रीय स्वरूप देखें तो युद्ध के दौरान रिपब्लिकन पार्टी ने न केवल सैन्य नेतृत्व किया बल्कि बैंकिंग, रेलमार्ग और शिक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण कानून भी पारित किए, जिसने आधुनिक अमेरिका का निर्माण किया। निष्कर्ष देखें तो रिपब्लिकन वाद के उदय ने अमेरिकी राजनीति को एक नई दिशा दी। इसने ये सुनिश्चित कर दिया कि आने वाला समय प्रगतिशील औद्योगिक लोकतंत्र का होगा, न कि पिछड़ी हुई दास प्रथा का। अब देखते हैं अब्राहम लिंकन के संदर्भ में मुक्ति की प्रक्रिया, चुनौतियां और इसके दूरगामी प्रभाव। अब्राहम लिंकन जिस तरह से हर इतिहास में, चाहे इंडिया का इतिहास हो या चीन का या जापान का, वहां पर में एक हीरो होता है, उसी तरह से यहाँ अब्राहम लिंकन के बारे में भी हम लोग देखने वाले हैं। भूमिका। अब्राहम लिंकन का मुक्तिदाता के रूप में विकास अचानक नहीं हुआ। युद्ध की शुरुआत में वह केवल संघ को बचाने के लिए लड़ रहे थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने महसूस किया कि बिना दासता के अंत के संघ कभी सुरक्षित नहीं रह सकता। उनकी मुक्ति की घोषणा विश्व इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों में से एक है। विस्तृत शीर्षक देखते हैं इसके अंदर, छोटे छोटे टॉपिक्स। लिंकन की प्रारंभिक नीति और झिझक को समझते हैं। लिंकन शुरू में समवर्ती राज्यों को नाराज नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने दासता पर सीधा हमला करने में देरी की। मुक्ति की घोषणा। इस घोषणा ने विद्रोही राज्यों के दासों को स्वतंत्र कर दिया। हालांकि यह तुरंत लागू नहीं हो सका, लेकिन इसने युद्ध को एक धर्मयुद्ध में बदल दिया। सैन्य प्रभाव और अश्वेत सैनिक। मुक्ति के बाद लगभग 1,80,000 अश्वेत सैनिकों ने संघ की सेना में हिस्सा लिया। उनके योगदान ने उत्तर की जीत में निर्णायक भूमिका निभाई। 13वां संशोधन और दासता का अंत। 1865 में लिंकन के अथक प्रयासों से संविधान में 13वां संशोधन पारित हुआ, जिसने कानूनी और संवैधानिक रूप से दास प्रथा को हमेशा के लिए दफन कर दिया। गेटिसबर्ग संबोधन की बात करें तो लिंकन ने स्पष्ट किया कि यह मुक्ति केवल दासों के लिए नहीं बल्कि लोकतंत्र के पुनर्जन्म के लिए आवश्यक थी। निष्कर्ष देखें तो लिंकन की मुक्ति नीति ने अमेरिका के चरित्र को बदल दिया। इसने न केवल 40 लाख लोगों को गुलामी से मुक्त किया बल्कि यह भी स्थापित किया कि अमेरिका में स्वतंत्रता सबके लिए समान होगी। तो यह रांची यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 7 का आपका टॉपिक था। साथ ही साथ BBMKU के लिए भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अमेरिका का हिस्ट्री। थैंक्स फॉर वॉचिंग।